Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। आज है 9 अक्टूबर और हम लोग आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेम रिप्लेस फॉर बैट्समैन इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 बाय आईसीसी। तो आपको बताना है आईसीसी द्वारा आईसीसी T20 विश्व कप 2021 में बल्लेबाज के लिए प्रतिस्थापित नाम क्या होगा। यानी कि अभी तक आप जो है बैट्समैन वर्ड इस्तेमाल करते थे जो भी आपकी बैटिंग कर रहा होता, यानी आपने क्या वर्ड इस्तेमाल किया, बैट्समैन। तो इस बैट्समैन को जो है आपके नेम को चेंज करके क्या नाम रखा गया, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके, यानी कि बैटर। यानी कि अब जो है बैट्समैन की जगह पे बैटर वर्ड यूज किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो ये बैट्समैन वर्ड है ये आपका न्यूट्रल वर्ड नहीं था। यानी अगर कोई मेंस क्रिकेट हो रहा है उसमें भी आप बैट्समैन वर्ड यूज करते थे, ओके, और अगर आपका वुमेन्स क्रिकेट हो रहा है उसमें भी आपका यही वर्ड यूज होता था। इसलिए आईसीसी ने कहा ये क्या है, एक न्यूट्रल वर्ड नहीं है, इसलिए अब बैटर जो है ये वर्ड आपका न्यूट्रल हो गया है, ओके। तो अब जो भी क्रिकेट होंगे उसमें इसको बैटर वर्ड यूज किया जाएगा बैट्समैन की जगह पे। और ये कब से शुरू होगा? आईसीसी जो T20 विश्व कप होने वाला है यह तब से लागू होगा, ओके। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं, आईसीसी के बारे में। अगर आईसीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओके। यह जो है आपकी क्रिकेट की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है। यानी कि जो भी आपके वर्ल्ड में क्रिकेट होते हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी होते हैं उसको गवर्न कौन करता है, यानी उसको जो है कौन शासित करता है, यानी किसके अंडर में सभी मैचेस होते हैं, किसकी निगरानी में होते हैं, तो आपके ये आईसीसी के निगरानी में होते हैं, ओके। बात करें आईसीसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, ओके। इस किस नाम से की गई थी? इसको किया गया था आपका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से किया गया था। और इसमें 3 देश शामिल थे इसको स्थापित करने में, आपका ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। उस समय इसको स्थापित करने में ये 3 देश शामिल थे, ओके। उसके बाद इसका नाम बदलकर, पहले क्या था, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ओके। उसके बाद इसका नाम बदलकर आपका कर दिया गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो कि कब किया गया? 1965 में। और दोस्तों जो करेक्ट नेम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये नाम आपका 1987 में बदला गया, ओके। अगर बात करें आईसीसी के हेडक्वार्टर की तो दोस्तों ये है आपका दुबई, यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। आई होप आप लोगों को सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई हैज इंक्रीज द पर ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि आईएमपीएस। इसकी जो है आरबीआई ने क्या किया, अभी इसका ट्रांजैक्शन जो है इसको इंक्रीज कर दिया है। पहले 2 लाख था, अब कितना इंक्रीज कर दिया गया आपको ये बताना है। हाल ही में आरबीआई ने तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस प्रणाली की प्रति लेन देन सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कीमत कर दी गई है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अब जो ये सीमा है ये आपकी 5 लाख रुपए यानी 5 लाख रुपए हो गई है, जो कि अभी तक सिर्फ 2 लाख रुपए थी। ये दोस्तों वो पेमेंट है जो आप मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट करते हैं, ओके। उसी को आप कहा जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम, ओके। इस पेमेंट को जो है अब 2 लाख से 5 लाख बढ़ाकर कर दिया गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आरबीआई के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आरबीआई की बात की जाए तो ये भारत का हमारे सेंट्रल बैंक है, ओके, जिसकी रेगुलेटरी बॉडी जो है, यानी ये किसके अंडर वर्क करता है, तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, ओके। यानी आरबीआई जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। और ये क्या वर्क है इसका काम है आपका इशू और सप्लाई ऑफ इंडियन रुपीज, ओके। तो हमारे जो भारतीय रुपए हैं उनको जो इशू करना यानी जारी करना और उनका सप्लाई करना, ये इसका वर्क है, ओके। और दूसरा जो मेन काम है इसका वो है आपका जो हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, ओके, उनको रेगुलेट करना, यानी उनके लिए हम
उनके लिए नियम बनाना। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आरबीआई के वर्क क्या है। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई के महाराष्ट्र में, और इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935 को इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, यानी जब ये स्थापित हुई थी तब तो ये पब्लिक बैंक नहीं थी। ओके, उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949 यानी जब भारत को आज़ादी मिल गई। ओके, आई होप आप लोगों को आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। Recently, which maritime exercise has been conducted between India and Japan in Arabian Sea? तो आपको बताना है हाल ही में भारत और जापान के बीच कौन से समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है, जो कि कहाँ पे, अरब सागर में। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी जिमेक्स। ओके, यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, इसका आयोजन आपका कहाँ किया जा रहा है, आपका अरेबियन सी में किया जा रहा है। ओके, किसके बीच, भारत और इंडिया के बीच। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं जापान की, तो जापान की कैपिटल है दोस्तों आपकी टोक्यो। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है आपकी जापानीज। ओके, जो गवर्नमेंट है यहाँ की वो है आपकी यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी यहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है। ओके, और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो अभी हाल ही में बदले हैं, यानी अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो हैं आपके फूमियो किशिडा। ओके, ये यहाँ के प्रेजेंट पीएम है। ओके, बात करते हैं लेजिस्लेचर की, तो दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट को हम लोग संसद बुलाते हैं, वैसे ही आपके जापान की जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेचर है उसको ये लोग नेशनल डाइट के नाम से बुलाते हैं। ओके, बात करते हैं अपर हाउस, यानी हमारा जैसे कि राज्यसभा है वैसे ही इनका जो है हाउस ऑफ काउंसिलर्स कहलाता है। ओके, और जो आपका लोअर हाउस है यानी हमारा लोकसभा जिसे कहते हैं, ओके, इनको ये लोग उसे कहते हैं आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, करेंसी की बात करें तो जापान की जो करेंसी है वो आपकी जापानीज येन है। ओके, येन क्या है, यहाँ की करेंसी है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जापान को मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये आपकी जापान की लोकेशन है, ये हमारा भारत है और ये इधर आपका जापान हो गया। ओके, ये आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका, इधर आपका हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इधर आपका यूरोप हो गया। ओके, और ये आपका एशिया हो गया। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा जापान की लोकेशन। अब आइए मैप में देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपका जापान। ओके, और यहाँ की कैपिटल आप देख पा रहे होंगे टोक्यो। ओके, इसके जो मेन आपके आइलैंड से, पहले तो ये क्या है, एक आइलैंड कंट्री है, यानी कि ये द्वीपीय देश है। ओके, यहाँ के जो सबसे मेन आइलैंड है यानी जो सबसे बड़े आइलैंड, एक तो आपका हो गया क्यूशो, उसके बाद आपका हो गया शिकोकू। ओके, उसके बाद आपका हो गया होन्शु। ये आइलैंड क्या है, यहाँ के सबसे मेजर आइलैंड्स हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका पैसिफिक ओशन में स्थित है। ओके, इधर आपका सी ऑफ जापान है, ये आपका साउथ कोरिया हो गया और इसके बगल में नॉर्थ कोरिया हो गया। ओके, इसको जो अलग करती है लाइन यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, उसको हम लोग 38th पैरेलल लाइन कहते हैं, यानी कि डिमार्केटेड। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज अवार्ड 2021 ऑफ पीस। तो आपको बताना है नोबेल प्राइज जो है पीस के लिए किसको दिया गया है 2021 का। तो दोस्तों आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यानी फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया मारिया रेसा और एंड दिमित्री मुराटोव। ये आपके क्या हैं, इनको पीस अवार्ड इस बार दिया गया है नोबेल का। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर इनको ये अवार्ड क्यों मिला है। तो दोस्तों ये अवार्ड इनको इसलिए मिला है क्यों इन्होंने जो है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। ओके, ये दोनों लोग क्या हैं, जर्नलिस्ट हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और हमने बात करी थी सभी जो अवार्ड्स है वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं और पीस अवार्ड आपका नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, पीस अवार्ड
नॉर्वे कंट्री इसको देती है। ओके, किसको मिला है? मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। ओके, किस लिए? आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयासों के लिए इनको यह नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 का। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एयर इंडिया हैज बीन प्राइवेटाइज्ड, विच कंपनी विंस द बिड ऑफ एयर इंडिया ऑक्शन। तो आपको बताना है हाल ही में एयर इंडिया का निजीकरण किया गया है, किस कंपनी ने एयर इंडिया की नीलामी में बोली जीती है। ओके, तो आपके ऑप्शन है टाटा सन्स, स्पाइस जेट, इंडिको, गो एयर। तो आपका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी टाटा सन्स ने जो है यह बोली आपकी जीती है। ओके, किसको हराकर? सेकंड नंबर पे आपके थे स्पाइस जेट को हराकर यह बोली आपकी इन्होंने जीती। ओके, आइए और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों एयरलाइन यानी एयर इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना भी आपके टाटा ने ही की थी। कौन थे वो जिन्होंने स्थापना की थी? वो थे आपके JRD टाटा। ओके, और जब स्थापना करी थी, कब करी थी? 1932 में। किस नाम से? टाटा एयरलाइंस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। तब यह पब्लिक नहीं था, यह एक प्राइवेट था। ओके, यानी ये प्राइवेट कंपनी थी टाटा एयरलाइंस 1932 में। ओके, उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई, जिसका नाम रख दिया गया आपका एयर इंडिया नाम रख दिया गया। ओके, तो कब नाम रखा गया था इसका एयर इंडिया? तो इसका एयर इंडिया नाम रखा गया था आपका 1960 के पहले, यानी आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ओके, कब रखा गया था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इसका नाम रखा गया था आपका एयर इंडिया। और 1960 में इसने क्या किया था? एयरलाइन ने यानी एयर इंडिया ने जो है पहली बार जो है आपका स्पेस जेट क्राफ्ट जो है, स्पेस जेट एयरक्राफ्ट जो है उसको रखने की इन्होंने पहली प्रयास की थी, यानी एशिया में पहले ये बने थे जिनके पास एक जेट एयरक्राफ्ट था। ओके, ये चीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एशिया में फर्स्ट कौन था? आपकी एयर इंडिया थी जिनके पास जेट एयरक्राफ्ट था। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्या नाम था उसका? गौरी शंकर। ओके, फर्स्ट बोइंग 707 नेम्ड गौरी शंकर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पोस्टल डे, यानी कि कौन से दिन को आपका विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 9 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई आपकी इनोवेट टू रिकवर। ओके, क्या थीम रखी गई? इनोवेट टू रिकवर। तो दोस्तों ये आपकी थीम इसलिए रखी गई क्योंकि लोगों को जागरूक करना कि जो हमारा पोस्टल है, यानी जो हम लोग पोस्ट करते थे पहले, क्योंकि अब इतने सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आ गए हैं। ओके, जैसे कि आपका जीमेल, तो इसलिए इसको जागरूक करने के लिए लोगों को ये दिन मनाया जाता है। इनोवेट टू रिकवर इसकी थीम रखी गई है, जिससे लोग इसका फिर से इस्तेमाल करना शुरू करें। तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हरा भरा इंडिया फर्स्ट एरियल सीडिंग कैंपेन बाय यूजिंग द सीड कॉप्टर ड्रोन वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको बताना है हाल ही में हरा भरा एक कैंपेन है जो कि भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान, जिसे सीड कॉप्टर ड्रोन उपयोग कर किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, तो दोस्तों इसके माध्यम से क्या है, आपका एक जो है गोल यानी कि बॉल शेप में एक आपका मिट्टी होगी, उसमें सीड रखा जाएगा और ड्रोन के माध्यम से ऊपर से ये फेंका जाएगा, जिससे कि ये बारिश में ऐसा किया जाएगा और बाद में जिससे इसमें प्लांट आपका निकल सके। ओके, ये बहुत ही अच्छी पहल है। आपको बताना है किस राज्य के द्वारा ये शुरू की गई है। ओके दोस्तों, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि तेलंगाना सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई है। दोस्तों ये योजना इसलिए भी लागू की गई है क्योंकि 2030 तक हमारा लक्ष्य है क्या करना, रिफॉरेस्टेशन, यानी कितने पौधे लगाना। आइए पूरा डिटेल में समझते हैं इसको। रिसेंटली हरा भरा इंडिया फर्स्ट एरियल सीडिंग कैंपेन, यानी भारत का पहला एरियल यानी हवा से बीज जो है डालने के इस कैंपेन को क्या कहा गया, पहला हरा भरा कैंपेन था। ओके, क्योंकि हवा से स्टार्ट हुआ, यानी हमारा ड्रोन के द्वारा ये सीड्स आपके लैंड पे फेंके गए। ओके, किसके द्वारा, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ओके,
इसको आपका किसके माध्यम से, यानी जो ड्रोन यूज किया गया उसका नाम आपका रखा गया क्या, सीड कॉप्टर। ये आप लोग याद रखिएगा, इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रोन का नाम क्या था, सीड कॉप्टर ड्रोन का नाम रखा गया। ओके, इससे पहले बात करें क्या किसी और स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कार्य किया है, तो दोस्तों 2015 में आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल ना करते हुए इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। ओके, इसलिए जो है तेलंगाना पहली गवर्नमेंट यानी पहला स्टेट बन जाता है जिसने ड्रोन का इस्तेमाल करके ऐसा काम किया। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं क्यों किया गया, तो दोस्तों 2030 तक हमारा लक्ष्य रखा गया कि 1 बिलियन ट्रीज हमें प्लांट करने। ओके, हमारे रिफॉरेस्टेशन करना है। ओके, कितने याद रखिएगा, हमारा लक्ष्य ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कब तक का है, 2030 तक का, 1 बिलियन ट्रीज का। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, जैसे कि आपकी कोई बैरन लैंड है यानी इम्पटी फॉरेस्ट लैंड जो पड़ी हुई है, यानी जो आपकी जितनी भी बंजर भूमि या कोई भी ऐसा फॉरेस्ट जिसपे अब जो है फॉरेस्ट नहीं रहे यानी पेड़ पौधे अब कम है या फिर नहीं है, तो ऐसी जमीन पर आपके ये सीड्स बॉल फेंके जाएंगे। ओके, ड्रोन के माध्यम से। बात करते हैं ये सीड कॉप्टर यानी ये जो ड्रोन है इसका निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों इसका निर्माण आपका मारुत ड्रोन के द्वारा इसको बनाया गया था। ओके, आई होप आप लोगों को सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी हरा भरा स्कीम या कैंपेन से संबंधित। तो आइए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली who became the youngest person ever to fly solo around the world according to Guinness World Record। ओके, आपको बताना है हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। ओके, फ्लाई सोलो यानी अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र यानी यंगेस्ट पर्सन। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ट्रेविस लुडलो जो हैं ये क्या बने हैं, विश्व के सबसे यंगेस्ट पर्सन बने जो कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल किया है, वो भी अकेले। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। ये आपके यूके के रहने वाले हैं। ओके, तो यूके टीनेजर कौन, ट्रेविस लुडलो बिकेम द यंगेस्ट पर्सन एवर टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व की अकेले यात्रा करने वाले यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं। ओके, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अनुसार। बात करते हैं इन्होंने कितना समय लगाया इसको। ओके, तो दोस्तों पहले तो इनके बारे में जानते हैं। ये आपके 18 ईयर्स 150 डेज ओल्ड है, यानी सिर्फ 18 साल और 150 दिन इनकी एज है। ओके, इन्होंने जो है यह कीर्तिमान हासिल किया अपनी 18 उम्र की एज में। ओके, बात करते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप देख पा रहे हैं 24,900 माइल का इन्होंने ट्रिप कंप्लीट की, पायलटिंग अ स्मॉल सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। ओके, एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के माध्यम से इन्होंने ऐसा कार्य किया। सभी इन्होंने मौसम के जितने भी आपके मौसम्स होते हैं यानी कि जैसा भी हो, एक्सट्रीम हो वेदर कंडीशंस हो या लोनलेस यानी अकेले, इन्होंने पूरा सभी आपके इसको पास किया और ये यंगेस्ट पर्सन बने, ऐसा कीर्तिमान हासिल करने वाले गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अनुसार। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच प्लेस वैलेडिक्टरी सेरेमनी ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड। तो आपको बताना है हाल ही में वन्य जीव सप्ताह का समापन समारोह किस स्थान पर मनाया जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में। यहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है और कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। आइए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द इंस्टीट्यूट हैज साइंड MOU फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, यानी किस स्थान ने मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, तो यानी कि आपका वॉश ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जिसने हमारा NMCG यानी कि नमामि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है आपका कौन सा, आइए जानते हैं इसके बारे में। इन इंडिया अनट्रीटेड जो फेकल स्लज है, यानी कि जो आपका क्या है
भारत का अनुपचारित क्या मल कीचड़ यानी अनुपचारित जो मल कीचड़ है और जो शहरी सीवेज है उसको जो है आपका क्या करना है, वो जो पहले आपका क्या है जल प्रदूषण फैलाता है बहुत ज्यादा। ओके, इसको आपको क्या करना है, इसका आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो टॉयलेट्स बनवाए गए हैं उनके माध्यम से इसको वहां पे स्टोर किया जाए जिससे कि आपका वाटर पॉल्यूशन ना हो सके। ओके, ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है, हमने बात करी अभी एनएमसीजी ने किसके साथ साइन किया, वॉश इंस्टीट्यूट के साथ। तो एमसीजी यानी नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा और किसके साथ, आपका वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इंस्टीट्यूट यानी वॉश, इन दोनों ने आपस में एमओयू साइन किया किसकी स्वच्छता के लिए, जो आपका फेकल स्लज है उनको जो है आपका प्राइमरी सोर्स जो है वाटर का वो बहुत ही ज्यादा इनकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूट होता है। ओके, तो जो हमारा मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत आपके 62 लाख जो टॉयलेट्स बनाए गए हैं उनका इसमें आपको जागरूक किया जाएगा कि उसमें इनका इस्तेमाल किया जाए जिससे कि जो आपका वाटर है यानी इसका जो फेकल स्लज है उसके थ्रू जो है आपका वाटर क्या है, पॉल्यूटेड ना हो। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार लगे होंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें जिससे हमें और सपोर्ट मिल सके और आपके लिए हम ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों, गुड डे, गुड बाय।